ललन टॉप के साथ खबरों का सिलसिला यहाँ पर समाप्त होगा। दोस्तों, भारत के सबसे चर्चित डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म द ललन टॉप के संस्थापक और चेहरे सौरभ द्विवेदी ने जब यह लिखा कि यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। शुक्रिया ललन टॉप। मान पहचान और ज्ञान के लिए यह महज एक अल्प विराम है। एक नई यात्रा की शुरुआत होगी तो यह सिर्फ एक भावुक पोस्ट नहीं थी, बल्कि यह इंडियन मीडिया सिस्टम के सीने में सीधा सवाल था। क्योंकि यहाँ बात किसी एक जॉब छोड़ने की नहीं थी, यहाँ बात एक ऐसे चेहरे के अलग होने की थी जिसने डिजिटल न्यूज को युवाओं के लिए समझने लायक बनाया था। और जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, वैसे ही मीडिया इंडस्ट्री के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्योंकि जो लोग इस खेल को समझते हैं उन्हें पता था कि यह कोई नॉर्मल एग्जिट नहीं है, यह एक बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला है। सौरभ द्विवेदी कोई अचानक उभरा हुआ नाम नहीं था। वह उस दौर से आए थे जहां रिपोर्टर जमीन पर उतरकर खबर निकालता था, जहां फील्ड का पसीना एडिट टेबल तक पहुंचता था। नव भारत टाइम्स और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों से निकलकर जब वह इंडिया टुडे ग्रुप पहुंचे तो उनके पास सिर्फ जॉब नहीं थी, उनके पास एक सोच थी कि खबर को ऐसे बोला जाए जैसे मोहल्ले में बात होती है, बिना भारी भाषा, बिना नकली गंभीरता। और यही सोच आगे चलकर लल्लन टॉप बनी, जो देखते ही देखते बाकी डिजिटल मीडिया से अलग खड़ी हो गई। लल्लन टॉप की सफलता का राज सिर्फ कंटेंट नहीं था, बल्कि उसका चेहरा था। क्योंकि मीडिया में एक कड़वा सच है कि कंटेंट से पहले चेहरा बिकता है, और जब चेहरा बिकने लगता है तब वह सिर्फ कर्मचारी नहीं रहता, वह ब्रांड बन जाता है। और जब कोई पत्रकार ब्रांड बनता है तब सिस्टम के अंदर खतरे की घंटी बजने लगती है। क्योंकि कॉर्पोरेट मीडिया में फाइनल कॉल कभी भी चेहरे की नहीं होती, वह हमेशा मालिक की होती है। अब यहाँ से कहानी सीधी नहीं रहती, यहाँ से कहानी पावर की हो जाती है, एक्सेस की हो जाती है और कंट्रोल की हो जाती है। क्योंकि जब किसी एक चेहरे की पहचान प्लेटफॉर्म से बड़ी होने लगती है, जब लोग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि इंसान देखने आते हैं, तब मैनेजमेंट असहज होने लगता है। और यह कोई थ्योरी नहीं है, यह मीडिया इंडस्ट्री का ओपन सीक्रेट है। पिछले कुछ समय से अगर ध्यान दिया जाए तो लल्लन टॉप के कंटेंट में बदलाव साफ दिख रहा था। टॉपिक चॉइस बदल रही थी, टोन शिफ्ट हो रही थी, और यह बदलाव ऑडियंस नोटिस करती है। क्योंकि ऑडियंस अब पहले जैसी भोली नहीं रही, जो दिखा दिया वही मान ले। अब लोग सवाल करते हैं, और जब सवाल बढ़ते हैं तब सिस्टम टाइट होता है। यहाँ एक और अनकंफर्टेबल सच भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सौरभ द्विवेदी कभी पूरी तरह न्यूट्रल नहीं थे, और यह कोई आरोप नहीं है, यह एक पैटर्न है। चाहे वह चुनावी कवरेज हो, चाहे सरकार की आलोचना हो, चाहे पॉलिटिकल नैरेटिव हो, ओपिनियन रखना जर्नलिज्म का हिस्सा है। लेकिन जब ओपिनियन को न्यूट्रलिटी का मास्क पहनाया जाता है तब असली टकराव शुरू होता है। और इंडियन मीडिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि यहाँ सब न्यूट्रल हैं। सच ये है कि न्यूट्रलिटी एक मार्केटिंग शब्द बन चुका है। असल खेल लाइन का है कि कौन सी खबर ऊपर जाएगी, कौन सी दबेगी। और ये लाइन वहां से आती है जहां से फंडिंग आती है, जहां से एक्सेस मिलता है, और जहां से पावर फ्लो करती है। इसी पावर गेम के बीच सौरभ द्विवेदी का कद लगातार बढ़ रहा था। उनकी पहचान सिर्फ एडिटर की नहीं रह गई थी, वह एक थॉट लीडर बन रहे थे। और मीडिया में एक नियम बहुत क्रूर होता है, जिस जर्नलिस्ट की पॉलिटिकल रूम्स तक पहुंच बनने लगती है, वह सिर्फ एंकर नहीं रहता, वह एक संभावित खतरा बन जाता है। और ऐसे में सिस्टम दो ही रास्ते छोड़ता है, या तो आवाज को कंट्रोल करो या फिर रास्ता अलग कर दो। सौरभ ने रास्ता अलग करने का फैसला किया, और यही वजह है कि उनका एग्जिट बहुत शांत रहा। कोई आरोप नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई खुली लड़ाई नहीं। क्योंकि इंडियन मीडिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां कैमरे के सामने नहीं, बल्कि बंद कमरों में लड़ी जाती हैं। वैसे आपको बता दें कि सौरभ द्विवेदी के इस्तीफे को अगर कोई सिर्फ एक इमोशनल फैसला समझ रहा है तो वह या तो बहुत मासूम है या फिर जानबूझकर आंख बंद कर रहा है। क्योंकि इंडियन मीडिया में कोई भी बड़ा एग्जिट कभी भी अचानक नहीं होता, खासकर तब जब इंडस्ट्री के अंदर पावर शिफ्ट हो रहा हो, फंडिंग की दिशा बदल रही हो और पॉलिटिकल एक्सेस नए हाथों में जा रही हो। ऐसे समय में जब कोई बड़ा चेहरा हटता है तो उसका मतलब सिर्फ जॉब छोड़ना नहीं होता, उसका मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा पक रहा था जो अब संभालना मुश्किल हो गया था। अब यहाँ से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि इसी पॉइंट पर सौरभ द्विवेदी और अर्नब गोस्वामी की तुलना अपने आप शुरू हो जाती है। और यह तुलना इसलिए नहीं होती कि दोनों की जर्नलिज्म स्टाइल एक जैसी है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि दोनों अपने अपने प्लेटफॉर्म के चेहरे बन चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अर्नब अब सिर्फ एंकर नहीं है, अर्नब ऑनर है, अर्नब सिस्टम प्लेयर है, और सौरभ अभी भी एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर काम दो कर रहे थे। यही वह लाइन है जहां खेल पलट जाता है। क्योंकि जब आप किसी मीडिया हाउस के कर्मचारी होते हैं तो आपकी आजादी हमेशा लिमिटेड होती है, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। और जब आप ऑनर होते हैं तब आप लाइन सेट करते हैं, तब आप तय करते हैं कि कौन सा नैरेटिव चलेगा,
कौन सी खबर दबेगी और कौन सी आवाज को बढ़ाया जाएगा। यही वजह है कि रिपब्लिक टीवी की भाषा और लल्लन टॉप की भाषा में फर्क साफ दिखता है, क्योंकि एक तरफ ऑनर खुद कैमरे पर बैठा है और दूसरी तरफ चेहरा कर्मचारी है। और यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जब पॉलिटिकल इक्वेशन बदलते हैं तो सबसे पहले कर्मचारियों की आजादी कटती है, ऑनर की नहीं। अब इस पॉइंट पर एक बहुत कड़वा सच सामने आता है जिसे बहुत कम लोग खुलकर बोलते हैं, और वह यह कि इंडियन मीडिया में न्यूट्रलिटी कभी भी नेचुरल नहीं रही। न्यूट्रलिटी हमेशा एक स्ट्रैटेजी रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को पकड़ कर रखा जा सके, और जैसे ही ऑडियंस का मूड बदलता है वैसे ही न्यूट्रलिटी का मास्क गिरने लगता है। पिछले कुछ सालों में आपने खुद देखा होगा कि कैसे न्यूज रूम के अंदर फैसले लिए जाते हैं, कौन सी खबर पहले चलेगी, कौन सी बाद में कौन सी डिबेट होगी और कौन सी खबर को पूरी तरह साइड कर दिया जाएगा। और ये फैसले रिपोर्टर नहीं लेते, एडिटर नहीं लेते, बल्कि वह सिस्टम लेता है जो फंडिंग और एक्सेस से चलता है। अब सवाल आता है कि पैसा आखिर आता कहां से है, क्योंकि सिर्फ जर्नलिस्ट की सैलरी से कोई चैनल नहीं चल सकता, कोई स्टूडियो नहीं बन सकता, और डिजिटल मीडिया में तो मार्केटिंग सबसे बड़ा खर्च होता है। तो पैसा आता है ब्रांड डील से आता है, यूट्यूब से आता है, एल्गोरिदम से आता है, और कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल सपोर्ट से आता है। यूट्यूब अब सिर्फ वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, यूट्यूब एक पावर डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, जो एल्गोरिदम को समझ गया, जिसने ट्रेंड पकड़ लिया, वही नैरेटिव सेट कर देता है। और जिस दिन नैरेटिव सेट हो गया उसी दिन पॉलिटिक्स भी उस नैरेटिव के पीछे चलने लगती है। इसीलिए 2019 के चुनाव के समय न्यूज रूम के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि खबर क्या है, बल्कि सवाल ये था कि लाइन क्या है, किस एंगल से दिखाना है, किसको विलेन बनाना है और किसको हीरो। और यह सब किसी एक एंकर के बस की बात नहीं होती, ये पूरी मशीनरी का खेल होता है। अब इसी मशीनरी के बीच सौरभ द्विवेदी का ग्राफ ऊपर जा रहा था, उनकी विजिबिलिटी बढ़ रही थी, नेटवर्किंग बढ़ रही थी, मीटिंग्स बढ़ रही थी। और मीडिया में एक बहुत सिंपल नियम है, जिस जर्नलिस्ट की पावर कॉरिडोर तक पहुंच बनने लगती है वह सिर्फ पत्रकार नहीं रहता, वह एक स्टेक होल्डर बनने लगता है। और यही वह मोमेंट होता है जहां सिस्टम अलर्ट हो जाता है। यह सिर्फ ईगो क्लैश नहीं होता, यह सिर्फ आइडियोलॉजी का झगड़ा नहीं होता, यह मीडिया प्लस पावर प्लस पैसा का एक डेडली ट्रायंगल होता है। और जब यह ट्रायंगल बनता है तो किसी न किसी को साइड होना ही पड़ता है। सौरभ ने साइड होने का फैसला खुद लिया या उन्हें सॉफ्टली पुश किया गया? यह सवाल कभी भी खुले तौर पर जवाब नहीं पाएगा, क्योंकि इंडियन मीडिया में सच हमेशा लाइन के पीछे छुपा रहता है। लेकिन इतना साफ है कि यह एग्जिट चॉइस से ज्यादा स्ट्रैटेजी लगता है। अब यहाँ एक और लेयर खुलती है और वह है ऑडियंस की, क्योंकि पहले ऑडियंस जो दिखाया गया वही मान लेती थी, लेकिन अब ऑडियंस सवाल कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर हो, नेशनल सिक्योरिटी हो या आर्मी से जुड़ा मुद्दा हो, लोग अब आइडियोलॉजिकल जिम्नास्टिक एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और यही वजह है कि पुराने नैरेटिव थकने लगे हैं। इसीलिए आज मीडिया इंडस्ट्री के अंदर रीअलाइनमेंट चल रहा है, टोन सॉफ्ट की जा रही है, शब्द बदले जा रहे हैं और पुराने चेहरे धीरे धीरे साइड किए जा रहे हैं, ताकि सिस्टम अपने आप को नए दौर के हिसाब से सेट कर सके। और यहीं पर सौरभ द्विवेदी का एग्जिट सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं लगता, बल्कि ये पूरे इंडियन मीडिया मॉडल के टूटने का संकेत देता है। क्योंकि अब खेल एंकर का नहीं रहा, अब खेल ऑडियंस का है, और जो ऑडियंस को पढ़ लेगा वही बचेगा। अब सवाल ये उठता है कि आगे सौरभ द्विवेदी क्या करेंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा चेहरा बन जाता है तो उसके सामने रास्ते कम और रिस्क ज्यादा हो जाते हैं। और इंडियन मीडिया में रिस्क लेने वाले लोग या तो इतिहास बनते हैं या फिर सिस्टम से बाहर कर दिए जाते हैं। यहाँ मिडिल ग्राउंड बहुत कम होता है, और यही वजह है कि सौरभ का अगला कदम सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री का सिग्नल होगा। पहला और सबसे आसान रास्ता आज के समय में इंडिपेंडेंट यूट्यूब वेंचर का है, जहां किसी बोर्ड की इजाजत नहीं चाहिए, किसी मालिक की फाइल नहीं घूमती और सीधे ऑडियंस से कनेक्शन बनता है। सौरभ के पास चेहरा है, पहचान है, भरोसा है और एक तय आइडियोलॉजिकल ऑडियंस भी है जो उन्हें फॉलो करती है। ऐसे में यूट्यूब पर उतरना लॉजिकल लगता है। लेकिन यहाँ भी एक कड़वा सच है कि इंडिपेंडेंट दिखने वाला मीडिया भी पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं होता। वहाँ भी फंडिंग का खेल होता है, वहाँ भी एल्गोरिदम की मार होती है, और वहाँ भी नैरेटिव वही चलता है जो ज्यादा क्लिक और ज्यादा रीच दिला सके। यूट्यूब आज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, यूट्यूब एक पावर मशीन बन चुका है जो यह तय करता है कि किसकी आवाज ऊपर जाएगी और किसकी नीचे। और जो एल्गोरिदम जीत गया वही नैरेटिव जीत जाता है, और नैरेटिव जहां जीतता है वहीं से पॉलिटिक्स की दिशा भी सेट होने लगती है। इसीलिए यह मान लेना कि इंडिपेंडेंट यूट्यूब मतलब पूरी आजादी, यह भी एक अधूरा सच है। दूसरा रास्ता है सॉफ्ट सेंट्रिस्ट मास्क का, जहां सवाल पूछे जाएंगे लेकिन टोन बदली जाएगी, शब्दों को गोल किया जाएगा और यह कहा जाएगा कि हम तो बस सवाल पूछ रहे हैं, किसी के खिलाफ नहीं है। यह रास्ता बहुत से लोगों ने चुना है, क्योंकि इससे एक्सेस भी बनी रहती है, फंडिंग भी आती रहती है
और सिस्टम भी नाराज नहीं होता। लेकिन इतिहास ये बताता है कि इस रास्ते पर चलने वाले लोग धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं, क्योंकि जब आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं तो आखिर में कोई भी पूरी तरह अपना नहीं रहता। तीसरा और सबसे मुश्किल रास्ता है साफ लाइन लेने का, जहां आप खुले तौर पर अपनी सोच रखते हैं, बिना न्यूट्रलिटी का मास्क लगाए, बिना यह बोले कि हम बीच में हैं। यह रास्ता सबसे ईमानदार है, लेकिन सबसे खतरनाक भी, क्योंकि इंडियन मीडिया सिस्टम ऐसे लोगों को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता जो साफ बोलते हैं। या तो उन्हें हाशिए पर डाल दिया जाता है या फिर उन्हें विवादों में उलझा दिया जाता है। अब यहाँ एक और बड़ा फैक्टर आ जाता है और वह है ऑडियंस का मूड, क्योंकि आज की ऑडियंस पहले जैसी नहीं रही। अब लोग सिर्फ खबर नहीं देख रहे, अब लोग ये भी देख रहे हैं कि खबर दिखाने वाला कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टैंड क्या है और उसकी लाइन कहां से आ रही है। इसीलिए चेहरे की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि इंडियन मीडिया का पुराना मॉडल टूट चुका है, जहां चैनल बड़ा होता था, आज चेहरा बड़ा होता है, और जब चेहरा बड़ा हो जाता है तो चैनल छोटा लगने लगता है। यही सौरभ और लल्लन टॉप की कहानी है और यही अर्नब और रिपब्लिक की कहानी भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अर्नब ने सिस्टम के साथ खेलना सीख लिया और सौरभ अब भी उस मोड़ पर पहुंचे हैं जहां फैसला लेना जरूरी हो गया था। अब सबसे गंदा सवाल जो कोई खुलकर नहीं पूछता वह यह है कि पैसा आखिर आएगा कहां से, क्योंकि चाहे आप कितनी भी बड़ी बात कर लें, स्टूडियो, कैमरा टीम, मार्केटिंग, सब पैसे से चलता है। और ये पैसा सिर्फ व्यू से नहीं आता, यह आता है ब्रांडिंग से, पार्टनरशिप से और कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल सपोर्ट से। इसीलिए ये मानना कि कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह क्लीन पैसा चला रहा है, यह भी एक मासूमियत है। अब जब ऑडियंस भी धीरे धीरे ये समझने लगी है कि खेल कैसे चलता है, तो सिस्टम के लिए खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि अब लाइन सेट करना उतना आसान नहीं रहा। अब हर वीडियो, हर स्टेटमेंट, हर एंगल पर सवाल उठते हैं और यही वजह है कि मीडिया में घबराहट साफ दिख रही है। पुराने चेहरे थक चुके हैं, नए चेहरे तैयार किए जा रहे हैं और पुराने नैरेटिव को नए पैकेज में बेचा जा रहा है। सौरभ द्विवेदी का इस्तीफा इसी रीअलाइनमेंट का हिस्सा लगता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, यह एक संकेत है कि इंडियन मीडिया अपने अगले फेज में एंटर कर चुका है, जहां लड़ाई एंकर बनाम एंकर की नहीं, बल्कि ऑडियंस बनाम सिस्टम की होगी। अब खेल यह नहीं रहेगा कि कौन ज्यादा चिल्लाता है, अब खेल ये होगा कि कौन ज्यादा भरोसेमंद लगता है। और भरोसा आज की तारीख में सबसे महंगी करेंसी बन चुका है। जिस दिन ऑडियंस ने भरोसा खींच लिया, उस दिन कोई भी बड़ा चैनल मिनटों में गिर सकता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में न कोई परमानेंट हीरो होगा, न कोई परमानेंट विलेन। परमानेंट अगर कुछ रहेगा तो वह रहेगा पावर, पैसा और ऑडियंस का मूड, और जो इन तीनों को समझ गया वही टिकेगा। सौरभ अपना गेम खेलेंगे, अर्नब अपना गेम खेलेंगे और सिस्टम अपना गेम खेलता रहेगा। लेकिन इस बार फर्क इतना होगा कि ऑडियंस सिर्फ देखने वाली नहीं रहेगी, ऑडियंस इस खेल की खिलाड़ी बन चुकी है। और यही इंडियन मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है और सबसे बड़ा मौका भी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि इस नए दौर में कौन सच के साथ खड़ा होगा और कौन सिर्फ लाइन के साथ। ये फैसला अब कैमरे नहीं करेंगे, ये फैसला अब ऑडियंस करेगी। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।